अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। NA 249 का ज़िमनी इंतखाब मुतनाज़े होने के बाद दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। अब हल्के में दोबारा गिनती का हुक्म भी दे दिया गया है। हम अपने तज्ज़ियाकारों से आज जानेंगे कि क्या नतीजा तब्दील होने के कुछ चांसेस हैं। दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के अहम फैसले की। उन्होंने कहा है कि IMF से मुआहदे पर नज़रसानी करेंगे। वज़ीर ख़जाना के लिए ये बात कहना तो आसान है, मगर क्या हुकूमत के लिए अमली तौर पर ऐसा करना मुमकिन होगा? और आखिर में हम बात करेंगे यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने से मुतालिक। हमारे पैनल में आज मौजूद है नासिर बेग चुगताई साहब, ज़ुनैरा अज़हर ने हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, अतर काज़मी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और आसमा वदूद भी हमारे साथ आज मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों के वक्त का। पहले टॉपिक की जाने बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने मिफ्ता इस्माइल की NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर कर ली है और इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि तमाम जमातें 6 मई को RO के दफ्तर पहुंचे, पूरे हल्के के वोटों की दोबारा से गिनती होगी। ज़िमनी इंतखाब में ये नशिस्त पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल ने मिफ्ता इस्माइल से 683 वोटों के फर्क से जीती है। सवाल ये है कि क्या दोबारा गिनती का जो हुक्म दिया गया है इसके बाद नतीजा तब्दील हो सकता है? नासिर बेग चुगताई साहब, आपका तज्जिया क्या है? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब काउंटिंग दोबारा होगी तो फिर मालूम होगा हुआ क्या है। लेकिन बहुत दिलचस्प बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि अगर नतीजे में हार गए तो फिर रीपोलिंग का मुतालबा करेंगे। अब मुझे हंसी आ रही है, अगर रीपोलिंग में हार गए तो क्या होगा, उसके बाद कहाँ जाएंगे। लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन की जो विजडम है उसका कायल हो गया। उन्होंने किसी की दरख्वास्त मंजूर नहीं की, उन्होंने अपना फ़ैसला दिया है। और तारीख़ी फ़ैसला है बिल्कुल, कि जिस हलक़े में भी 5% से कम मार्जिन हो रिज़ल्ट में, वहाँ रिकाउंटिंग होनी चाहिए और इसी बुनियाद पर उन्होंने उसको फ़ैसला करार दिया है। अब ये आने वाले वक्त के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। बिलावल तो कह रहे हैं कि अभी कर लेते हैं, पिछला 2018 वाला भी मसला तय कर लेते हैं, लेकिन ज़ाहिर है माजी में तो इस पर अमल शायद ना हो पाए, नज़ीर ऐसी कोई नहीं है हमारे पास, लेकिन मुस्तक़बिल में इस पर कब खासी असर होगा। शायद याद होगा आपको, इसी सीट पर फैसल वावडा और शहबाज शरीफ का मुकाबला हुआ था और वहाँ भी 5% से कम पर फैसल वावडा जीते थे। तो ये बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला है और शायद ये इजाफ़ा करे वोटिंग की शरह में, जो मुस्तकिल कम हो रही है हमारे यहाँ। अगर आप एक चार्ट पे नज़र डालें तो वोटिंग ट्रेंड कम हो रहा है, लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। लेट्स सी के क्या होता है। और रीकाउंटिंग में किसी के वोट कम भी हो सकते हैं, किसी के बढ़ भी सकते हैं। हमने कई बार देखा है। यूजुअली ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए था, लेकिन अच्छा हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने खुद सुन लिया, इसको मामले को एक तरफ कर दिया और फ़ैसला भी दो टोक आ गया। ठीक है ज़ुनैरा, ज़्यादातर ओपोजिशन पार्टीज़ का कंसर्न ये था कि हल्के में जो नताइज लेट हुए उसकी वजह मुमकिन तौर पर धांधली हो सकती है। लेकिन कमर ज़मान कायरा साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बाकायदा एक जवाब पेश किया कि क्योंकि बहुत ज़्यादा वोटर्स का इंदराज, जो भी वोट्स होते हैं उनके इंदराज में, और सब लोग जब अपने अपने फॉर्म्स लेकर जाते हैं उस सारे प्रोसेस में वक्त लग जाता है और ये तकरीबन 16 से 18 घंटे का प्रोसेस होता है। अगर उनकी बात जस्टिफाइड है कि इतना वक्त लग सकता है तो उसको वेरीफाई नहीं किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि दोबारा से वोटों की काउंटिंग की तरफ जाया जाए? मेरे ख्याल है इलेक्शन कमीशन इज़ द बेस्ट जज। अब कायरा साहब जो भी कहेंगे और इधर से नून लीग की तरफ से जो लोग भी कहेंगे वो तो अपनी अपनी दलील दे रहे होंगे ना। उनके दलाइल में कितना वज़न है ये तो जो एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशन है वही बता सकते हैं कि इतने वोटों की गिनती में कितना टाइम लगना चाहिए और उससे ज़्यादा हो तो कितना टाइम लगना चाहिए। और अगर डिस्क्रिपेंसीज़ उनको लग रही हैं तो शायद उसी की बेस पे उन्होंने रिकाउंटिंग का ऑर्डर किया है। बट मैं ये जानना चाह रही हूँ, इसमें से क्वेश्चंस ये मेरे ज़हन में निकल रहे थे कि अगर इतने कम मार्जिन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है तो क्या सिर्फ मार्जिन ही रीज़न है कि बेज़ाब्तियाँ रीज़न है? वो जो कह रहे थे कि फॉर्म 45 जो थे वो नहीं दिए गए, वो थे ही नहीं पोलिंग एजेंट्स के पास। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि काउंटिंग में इतना टाइम लगा। फिर वो कह रहे हैं व्हाट्सएप में 8 घंटे से पहले रिजल्ट आ जाने चाहिए थे। मतलब मल्टीपल एलिगेशंस हैं। तो मामला सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा अगर सिर्फ रिकाउंटिंग हो जाती है। मेरे ख्याल है फिर नून लीग वाले इससे आगे ट्रिब्यूनल
में खुद ही चले जाएंगे, तो एक प्रोसेस चल पड़ेगा। द बिगर क्वेश्चन इज़ कि अगर इसी तरह पहले डस्का का मामला हुआ, एक तो उसका इससे ताल्लुक़ कोई नहीं बनता, वो डिफरेंट केस था, वहाँ फायरिंग भी हो गई थी और ख़ुद इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया कि हमारे लोग भी गायब हुए थे, दिस एंड दैट। तो अगर एक एक हल्के के साथ ऐसा होने लगे और वोटर टर्नआउट भी कम हो रहा है, तो हम डेमोक्रेसी के क्रेडेंशियल्स में आगे की तरफ जा रहे हैं कि हमने पीछे का सफ़र शुरू कर दिया है। दिस शुड बी द बिगर कंसर्न फॉर ऑल द पार्टीज़ कि ये हो क्या रहा है। दूसरा, एक एक हल्के के लिए लड़ना ज़िमनी इंतखाबात में या मिड टर्म इलेक्शन कल को हो जाते हैं, अगर यही सिलसिला चलता रहा तो जो हम कल बात कर रहे थे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आने चाहिए, वो तो फिर नहीं आएंगे, क्योंकि हम तो बड़ी बेसिक चीज़ों के ऊपर आपस में लड़ रहे हैं। तो अगर एक दफ़ा कोई प्रेसिडेंस ऐसा सेट कर दे इलेक्शन कमीशन जिससे कुछ एतमाद बहाल हो जाए वोटर का भी कि हाँ जी इतनी देर तक लाइनों में लगने का, डेमोक्रेसी पे ट्रस्ट करने का, कैंडिडेट्स को टेस्टिंग सर्कमस्टांसिस में डालने का कोई फ़ायदा होता है, तो वो ज़्यादा बड़ी सर्विस होगी। ठीक है डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब, जब इलेक्शन हुआ था NA 249 का, तो उससे एक दिन पहले भी हमने गुफ्तगू की, सेम डे भी हमारी बात हुई। उस वक्त तक पीपल्स पार्टी की जो पॉपुलैरिटी थी गैलप सर्वे के मुताबिक, 2-3 और इदारों के सर्वे के मुताबिक, वो चौथे नंबर पर थी पीपल्स पार्टी। एक चौथे नंबर की जमात पहले नंबर पर आई। किस तरह से ये सारा कुछ हुआ? क्या जो सर्वेज हैं उनकी अहमियत है इस इलेक्शन में? हम कहाँ रेट करेंगे इन सर्वेज को? वैसे सर्वे गलत भी हो सकते हैं, बहुत से ऐसे सर्वे हुए हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी, अमेरिका जैसे मुल्क में भी सर्वे गलत हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये जो सर्वेस थे ये जो हम उससे एक दिन पहले जो हमने बात की थी ना कि मिफ्ता इस्माइल के जीतने का ज़्यादा इम्कान है, उसकी वजह सिर्फ सर्वे ही नहीं था। हम चूँकि लोगों से हमारे राब्ते होते हैं, हम खुद सहाफ़ी हैं, चुगताई साहब भी वहाँ बैठे हुए हैं, हमें पता था कि वहाँ खुद हल्के में क्या हो रहा है। जैसे आपको एक फीलिंग आ जाती है, तो वो फीलिंग सर्वे बेशक गलत हो सकता है, लेकिन जो जिसको कहते हैं ना कि वो आवाज़ खल्क को नकार है खुदा समझो, तो वो आवाज़ खल्क जो कह रही थी वो उस वक्त हमें नज़र आ रहा था। खैर ये एक अलग सी बात है। आपके सवाल का जवाब मेरा ये है कि क्या नतीजा तब्दील हो सकता है, तो जवाब है मेरा हाँ, हो सकता है। उसकी 2-3 वजह मुमकिन है। एक तो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला किया है वो उसने ठोस शवाहिद देख कर किया है, और ये फ़ैसला मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ कि बहुत अच्छा फ़ैसला है। और ये सिकंदर सुल्तान साहब जिस तरह के फ़ैसले ले रहे हैं वो बहुत बड़े अच्छे तरीके से मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को लेकर चल रहे हैं। डस्का के मसले पे भी उन्होंने, हालांकि दबाव उनका बहुत था, लेकिन उन्होंने बड़ी समझदारी और अक्लमंदी से चीज़ों को हैंडल किया। अच्छा, उससे पहले अगर आपको याद हो, जब सेनेट के इलेक्शन होने वाले तो हत्ता के कोर्ट का फ़ैसला था कि जी वो उसको आइडेंटिफाइबल बनाया जाए, लेकिन इन्होंने अपनी दानिस्त में जो बेहतर फैसला हो सकता था उस वक्त वो किया। नतीजा जो निकला वो एक अलग बात है। तो सबसे पहले तो अप्रिसिएशन ज़रूर देनी चाहिए कि सिकंदर सुल्तान साहब इलेक्शन कमीशन को बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं। काश कि अगर ये 2018 में होते तो शायद नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ होते। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि जो प्रोसीडिंग्स को अगर आप पढ़ें, जो कोर्ट में जो बातचीत हुई है, उन बातचीत में दोनों तरफ से जो दलाइल पेश किए गए हैं उनमें हमें मिफ्ता इस्माइल की तरफ से जो दलाइल पेश किए गए, जो सबूत दिए गए, वही फॉर्म 45 और 46 की जो बात हो रही है। ये है क्या, बहुत से नाजरीन को शायद ना पता हो, ये फॉर्म वो फॉर्म होते हैं कि जो जब इलेक्शन का वोटिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाता है और गिनती, तो उसके बाद जो है वो ये साइन करके देने होते हैं जो कि कैंडिडेट्स हैं उनकी पार्टी को भी मिलते हैं। तो उनका ये कहना कि भाई 167 उन्होंने दावे किए, 167 फॉर्म्स जो हैं वो उनको नहीं मिले। तो ये एक ठीक ठाक यानी बड़ा नंबर है, और जिसके पीछे हो सकता है कि कुछ चीज़ें हों, तो एक तो इस वजह से तब्दील हो सकता है। दूसरी बात ये कि देखें, शुरू में भी जो नताइज आ रहे थे उन इलेक्शन के बाद, इब्तिदा में जो नताइज आए थे उसमें पीपल्स पार्टी नहीं थी। उसके बाद एकदम से पता लगा कि जी एकदम से ये जो चौथे नंबर के कैंडिडेट थे वो ऊपर आ गए। तो ये बिल्कुल वैसे ही वही जो मैं 2018 वाली बात दूंगा कि शुरू में लग रहा था कि नून लीग जीत रही है, लेकिन एकदम से जो है वो RTS बैठ जाता है और फिर एकदम से पता लगता है कि जी नतीजे तब्दील होना शुरू हो गए हैं और नतीजा बिल्कुल गैर मुतवक्का आता है। तो इस किस्म की चीज़ें सिंध गवर्नमेंट पे जो इल्ज़ाम अब आ रहा है, पीपल्स पार्टी पे जो इल्ज़ाम आ रहा है, वो उन्होंने बिल्कुल मिफ्ता इस्माइल ने और उनके वकील सलमान अकरम राजा साहब ने बिल्कुल वाज़े तौर पर कहा है कि ये चूँकि पोलिंग का अमला भी मकामी है, वहीं का है, तो इसमें बिल्कुल इस चीज़ का इम्कान मौजूद है कि कुछ इस तरह की धांधली की कोशिशें की गई हों। अच्छा, अब हमारी जो सियासी क़ुव्वतें, हम वैसे तो गैर सियासी क़ुव्वतों पे इल्ज़ाम देते रहते हैं, लेकिन हमारी सियासी क़ुव्वतें भी कोई फरिश्ता नहीं है। जहाँ भी इनको मौका मिलता है ये खुद
जमहूरियत को नुकसान पहुँचाती हैं, ऐसी हरकतें करती हैं एक आध नशिस्त के लिए कि जिसका मजमूई तौर पर आवाम पर जमहूरियत से यकीन ख़त्म होता है, और ये खुद हमारी सियासी पार्टियां जो है इस किस्म के आर्जी फ़ायदे के लिए ये हरकतें करती हैं जिसका लॉन्ग टर्म में जो है वो जमहूरियत को और सियासी अमल को नुकसान होता है। तो मेरा कंक्लूजन यही है कि इन तमाम जो चीज़ें मैंने बताई इसकी रोशनी में ये बिल्कुल मुमकिन है कि ये नतीजा तब्दील हो जाए, नहीं भी हो सकता, लेकिन मेरा फैसला ये, मेरा जो इम्कान जो मुझे लग रहा है वो ये कि ये नतीजा तब्दील हो सकता है। ठीक है, जुनैरा किसी बात पे हंस रही थी और अभी तक हंस रही है, गालिबन 2018 के इंतखाबात वाली बात पे। अच्छा अतर, ये जो एक कैंडिडेट जब हार जाता है, ये कहना चाह रही थी, जस्ट अ शॉर्ट कमेंट। जी जी जी, जस्ट अ शॉर्ट कमेंट। जो डॉक्टर साहब ने अपना थीसिस पेश किया ना, एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, दूसरा उन्होंने जो बीच में ये कह दिया ना कि 2018 का भी मामला अगर ये वाले साहब होते तो बेहतर हो जाता, तो मेरे ख्याल है एक धरने की ज़रूरत है, पिछले इलेक्शन को भी खुलवा लेना चाहिए। बिल्कुल खुलना चाहिए, बिल्कुल, जिसको कहते हैं पोल खुलना चाहिए, लेकिन वो अब खोलेगा कौन? क्योंकि जो चले आगे बढ़ते हैं, कहा है ना, बिलावल ने कह दिया है जी। सर एक रवैया बन चुका है अतर, जो पार्टी हार जाती है वो कभी भी अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं करती। हम पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में भी देखें तो ऐसा ही होता है, चाहे वो पार्टी की सतह पर हो, चाहे वो कैंडिडेट्स हो, हारने वाला हमेशा ये समझता है कि कहीं ना कहीं पर धांधली हुई है। इस कल्चर को तब्दील करने के लिए क्या करना होगा, और इस हल्के में अगर नताइज तब्दील हो सकते हैं तो उसका मार्जिन कितना है, कितने चांसेस हैं? देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा, 2018 के जो इलेक्शंस हैं वो फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक, अभी हम गूगल करके देख सकते हैं, पाकिस्तान के तमाम मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया, पाकिस्तान की हालिया तारीख के सबसे बेहतर इलेक्शन थे। मुकम्मल साफ और शफाफ नहीं थे, लेकिन 2013 के इलेक्शन से और 2008 के इलेक्शन से बहुत बेहतर थे। ये फाफिन की अपनी रिपोर्ट है, दीगर यूरोपीय यूनियन के जो ऑब्जर्वर्स थे ये उनकी भी रिपोर्ट है। अब ये जो बात है कि जो हारते हैं फिर उसका नतीजा नहीं मानते, उसके लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, उसके ऊपर ये राजी नहीं होते। राजी इसलिए नहीं होते कि इनको पता है कि एक जो ऐसी जमात है पाकिस्तान में, अगर किसी को इंसाफ मिले या ना मिले, मुस्लिम लीग नून को इदारों से जरूर इंसाफ मिलता है। कभी वो मोहम्मद जुबैर साहब को भेज देते हैं किसी इदारे के पास कि हमें इंसाफ दो, कभी वो इलेक्शन कमीशन में जो ही एप्लीकेशन देते हैं उनको इंसाफ मिल जाता है। चाहे पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात हो, उनको दर बदर की ठोकरें खाने पड़ती हैं, उनको उस तरह इंसाफ नहीं मिलता। उनके वजीर आजम को तख्ते पे भी लटका दिया जाता है, इनके वजीर आजम को जेल से उठा के लंदन भिजवा दिया जाता है। तो इनको बड़ी उम्मीद है कि इनको इदारों से इंसाफ मिलेगा, इसलिए ये बार बार जाके एप्लीकेशन देते हैं। दूसरी बात ये कि ये मसलसल फौज को टारगेट करते रहे, मसलसल फौज के ऊपर इल्जामात लगाते रहे मुस्लिम लीग नून वाले, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने भी भरमी का इजहार किया। हालांकि पीपल्स पार्टी का जो बयानिया है वो हमें पता है, लेकिन वो एक मैच्योर सियासत करते हैं। आखिर में आके इन्होंने क्या दरखास्त दी कि ये जो सारे वोट्स वगैरह हैं, ये सारा जो जितना भी आपकी चीजें हैं, ये फौज के निगरानी में दे दिए जाएं। तो आप पहले तो फौज को कह रहे थे, फौज पे इल्जामात लगा रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि तमाम वोट सब कुछ जो जितना भी रिकॉर्ड है वो फौज के हवाले कर दिया जाए। तो इनके अभी तक इनको यही उम्मीद है कि जनरल जिलानी कहीं ना कहीं से उठेंगे, कहीं ना कहीं से कोई इनको इंसाफ मिलेगा, तो ये बार बार वापस उसी तरफ जाते हैं। आगे अगर इन्होंने अपने अंदर जमहूरी रवायात पैदा करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि अगर आप हार भी जाते हैं तो अपनी शिकस्त मान लें। पीपल्स पार्टी क्यों नहीं जीत सकती वहां से? मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी वहां पे अच्छी है, लेकिन जहां पे ये हारते हैं वहां पे फौरन ये मसाइल खड़ा कर देते हैं, वहां पे फौरन ये फौज के पास भाग के जाना शुरू कर देते हैं, फौरन कहते हैं इमरान खान को फारिग करो तो फिर हम बात करेंगे, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को हटाने में हमारी मदद करो। तो ये इनका गैर जमहूरी रवैया है, गैर जमहूरी ट्रेनिंग है। जब तक ये खत्म नहीं होगी इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। चाहे ट्रंप हो, अमेरिका में जब भी ताजर आते हैं सियासत में, हम यही देखते हैं ऐसा ही होता है, चाहे अमेरिका हो या पाकिस्तान हो। अनफॉर्चुनेट है पर ऐसा ही होता रहेगा। ठीक है, आसमा पे जाने से पहले डॉक्टर साहब को कमेंट ऐड कर लीजिए। डॉक्टर साहब, वो कमेंट अभी इन्होंने फौज की बात की, मैंने फौज का नाम या अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे, लेकिन चूंकि नाम आ गया है तो बात इनकी दुरुस्त है। मैं सिर्फ एक शेर सुनाना चाहूँगा, वो चुगताई साहब को ज़्यादा पसंद आएगा फौज को बुलाने के बाद पे। वो मीर का ही शेर है, अक्सर सुनाया जाता है। मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लड़के से दवा लेते हैं। बीमार हुए जी। आगे बढ़िए। आसमा, आप क्या कहना चाहेंगे? ये वैसे एक शेर मैं सुनाता हूँ आपको, कहना चाहूंगा इससे पहले कि आसमा के पास जाए। डॉक्टर साहब जी जी, एनबीसी आप और अतर 1 by 1 प्लीज। जी एनबीसी। एक वापसी का शेर है ये
कि सबकी साकी पे नज़र हो, सबकी साकी पे नज़र हो, ये ज़रूरी तो नहीं, और सब पे साकी की नज़र हो, ये ज़रूरी तो नहीं। खुद फैसला कर ले साकी किसको देख रहा है, किसको जाम पिला रहा है, और कौन साकी की नज़र चाहता है। तो रमज़ान में जाम याद ना दिलाएं आप तो अच्छा है। मैं इसमें मैं आसमा सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो बीमार होने की बात हुई, जो शेर सुनाया गया, मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून को उस दर से हमेशा शिफा मिली है, उसी दर से, तो वहां से वो बीमार नहीं हुए, वो तो उनके तबीब हैं, तो वो अपने भाग के बार अपने तबीब के पास जाते हैं। हमारी गुफ्तगू किसी और तरफ जा रही है। बासमा, आप क्या कहना चाहेंगी, क्या नतीजा तब्दील हो सकता है? देखिए, इस इलेक्शन के जो नतायज है वो जब तब्दील तो हो सकते हैं क्योंकि मार्जिन बहुत कम है, लेकिन क्या ये जो नतायज है रिफ्लेक्टिव भी हैं? आप देखिए जितना टर्न आउट हुआ है उसमें ये डिसीजन किसी भी तरफ जा सकता था। हम पॉपुलर वोट की बात कर रहे हैं ना, कि पॉपुलर वोट जो था वो इंक्लाइंड था नून लीग की तरफ, या इंक्लाइंड था पीपल पार्टी की तरफ, या पीटीआई की तरफ, लेकिन यहाँ पे तो टर्न आउट ही नहीं है। यहाँ ये एक 1/4 ऑफ पॉपुलेशन को हम एनालाइज कर रहे हैं, इसमें तो ये डिसीजन किसी भी तरफ जा सकता है। ये आपका पॉपुलर वोट को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये जो पूरा का पूरा आपका इलेक्शन हुआ है या इसका पूरा डायनामिक्स, तो ये किसी भी डायरेक्शन में स्पिन अराउंड भी हो सकता है। जैसे अभी हम हैरान हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि पीपल पार्टी क्यों कैसे जीत गई, या मुफ्ता साहब की पॉसिबिलिटी ज्यादा थी, या पीटीआई लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सका, मगर दिस इलेक्शन इज एक्चुअली नॉट रिफ्लेक्टिंग एनीथिंग। ये तो एक सिंपल एक वेंचर है जिसका कोई मकसद नहीं है, ना ये लोगों को मोबिलाइज कर सके। वोटर सख्त शदीद डिसोरिएंटेड है इस पूरे सिस्टम से, आप उसको घरों से निकाल के वोट पूल नहीं करवा सके, और ये एक बहुत अलार्मिंग बात है। इसमें चाहे बैरूनी हाथ हो, क्या कहते हैं, कोई अंदर से इंटरफेरेंस हो, या कोई सिस्टम का आप पूरा ट्रांसफॉर्म करते हैं, जब तक आपका वोटर आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, किसी चीज का कोई फायदा नहीं है। ठीक, और यहाँ पे हम वही चीज देख रहे हैं। सबसे पहले वोटर का ट्रस्ट डेवलप होना जरूरी है। एनबीसी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? वन लाइनर ऐड कीजिएगा, उसके बाद मैं अगले सेगमेंट की तरफ जाऊंगी। मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल सही कहा आसमा ने कि ये वोटर को बाहर लाने में नाकाम रहे। अच्छा, अब जो रोना है ना, वो गर्मी थी और रमज़ान था और ये था वो था, सब फ्रॉड है। ये सिंध गवर्नमेंट ने पिटीशन दी थी इलेक्शन कमीशन को कि गर्मी बहुत है, रमज़ान का महीना है, कोरोना का ख़तरा है, ये इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएं 1 महीने तक। तो ये मुस्लिम लीग थी और ये पीटीआई थी जो गिर पड़ी जाके हुकूमत पे कि भाग गई हुकूमत, भाग गई हुकूमत, डर गई, और इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं भाई हमें मंजूर नहीं है, इंतखाब उसी दिन होंगे। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इनका बता दूँ मैं आपको, गलती क्या हुई इनसे कि स्कैटर्ड एरिया में गए अपनी गाड़ियाँ लेकर, जहाँ एक घर से 2 आदमी निकलते हैं। पीपल्स पार्टी वाले गए कंजेस्टेड एरिया में जहाँ घर में 20 आदमी होते हैं। यह फ़र्क था बस सिर्फ। तो जो वोट मिला वो नहीं आया, गर्मी की वजह से वोटर नहीं आया। ठीक है, इसके साथ ही सेगमेंट को क्लोज करते हुए आगे बढ़ेंगे। वज़ीर शौकत तरीन ने IMF के साथ $6 अरब के कर्ज मुआहदे की शराइत को सख्त करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि IMF ने पाकिस्तान से जुल्म किया, इन शराइत पर नज़रसानी की जाए। शौकत तरीन ने यह भी कहा कि IMF का मुतालबा नाजायज़ है, मईशत का पहिया नहीं चल रहा, बिजली की कीमत बढ़ाने से करप्शन और बढ़ेगी। हमारा सवाल ये है कि जो IMF से मुआहदे पर नज़रसानी की बात हो रही है, क्या हुकूमत ये कर सकेगी? जुनैरा, आपको क्या लगता है? देखिए, शौकत तरीन जब बातें कर रहे हैं ना, वो सारी बातें वही हैं जो हमने डिस्कस की थी जब इन्होंने अपना ऑफिस अज्यूम किया था। वी ऑल एग्रीड कि स्ट्रेटजी तो उनकी ठीक है, वो हमेशा इवन आउट करने की बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी को और मॉनेटरी पॉलिसी को, और आज भी उन्होंने यही बात की है। अब चीज़ों को देखने के 2 एंगल हैं। एक तो ये कि जो उनके प्रेडिसेसर थे वो जिन भी हालात में जिन चीज़ों पर भी एग्री कर चुके थे IMF के साथ, वो हो सकता है जेन्युइनली इनको ठीक ना लग रही हों और ये समझ रही हों कि ठीक ज़्यादती हुई है पाकिस्तान के साथ। ऑन दी अदर हैंड मेरा ख्याल है वो ये समझ रहे होंगे कि मुझे पिछले को गलत कहना पड़ेगा तो मैं अपने आप को सही साबित कर सकूंगा ना कि अब मैं कुछ डिफरेंट करने जा रहा हूँ। तो अगर बिल्कुल पॉजिटिवली सोचें, बातें उनकी सारी ठीक हैं। वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि NFC अवार्ड्स मैं जिन हालात में लेके आया था वो मुझे ही पता है, मैंने तब भी बहुत टफ नेगोशिएशंस की थी IMF के साथ, तो ही इज़ नॉट न्यू टू द गेम, ही नोज़ हाउ इट इज़। दूसरा, IMF के लिए हम भी कोई नए नहीं है, हमारा 30 ईयर्स का ताल्लुक है उनके साथ। नेगोशिएशंस, री
रीनेगोशिएशंस, ये सब चलती रहती हैं। इट्स पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एक्चुअली। बट द थिंग इज़ कि जिन चीज़ों पे पहली गवर्नमेंट एग्री कर चुकी है, अब उसके ऊपर रीनेगोशिएट करना कोई इतना आसान नहीं होगा। और अगर ये कर पाते हैं, जिसमें ये बिजली के टैरिफ की बात हो रही है, वो FBR की रिफॉर्म्स की भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझ जैसे बंदे को FBR ने इतना तंग किया तो आम आदमी की क्या हालत होती होगी। GST की वो बात कर रहे हैं कि वो ठीक नहीं होता, उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। बातें तो सारी ठीक हैं, बट क्या एक तो बजट आने वाला है, ये सब कुछ इनकॉर्पोरेट 2% भी हो सकेगा उस बजट में? एक तो ये क्वेश्चन है मेरे माइंड में। दूसरा, जो 2 साल है उसमें इतना कुछ रीनेगोशिएट करना विद IMF वाइल 3 इयर्स में ऑलरेडी आपने उनके साथ डिफरेंट चीज़ें अग्री की हुई हैं, ये पॉसिबल होगा कि नहीं? और करंट गवर्नमेंट की कितनी सपोर्ट शौकत तरीन को हासिल होगी? ये इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन फॉर मी टू आंसर कि ये कैसे हो पाएगा। लेकिन जो क्वेश्चंस उन्होंने रेज किए हैं वो सारे बहुत जेन्युइन हैं। ठीक है। नासिर चुगताई साहब, इसी प्रोग्राम में जब हम हमाद अजहर साहब की बात कर रहे थे तो बड़ी तारीफ की थी कि उन्होंने IMF के साथ बड़ा अच्छा नेगोशिएट किया, लेकिन यहाँ पर जब IMF से मुआहदे पर नजरसानी की बात करते हैं शौकत तरीन, तो क्या उनकी डीलिंग्स अच्छी नहीं थी? कुछ ना कुछ वहाँ पर कमी थी जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं थी वो डीलिंग्स? हमाद 2-3 दिन रहे शायद वजीर ख़जाना, उसके बाद उनका पत्ता साफ कर दिया गया। लेकिन जुनैरा ने बिल्कुल ठीक कहा है कि शौकत तरीन बहुत काबिल आदमी हैं, बहुत काबिल आदमी हैं और उनके बहुत ताल्लुकात हैं, लेकिन उनकी फ़िलासफ़ी बहुत डिफरेंट है। अगर उनकी फ़िलासफ़ी को देखें आप और अब्दुल हफीज़ शेख की फ़िलासफ़ी को देखें, फाइनेंशियल फ़िलासफ़ी, तो वो दोनों नॉर्थ और साउथ पोल की तरह होते हैं। शौकत साहब पब्लिक को रिलीफ देने के मूड में होते हैं और उसका तरीक़ा वो रखते हैं सब्सिडीज़ कि आवाम को सब्सिडी दी जाए, और सब्सिडी की IMF सख्त वो दुश्मन है। वो कहती है कम करो सब्सिडी, बिजली के रेट बढ़ाओ, गैस के रेट बढ़ाओ, आवाम की जो सांस आ रही है उसके भी रेट बढ़ा दो। वो क्यों सांस ले रहे हैं इतनी वो? तो ये एक मसला, ये तो टकराव तो होगा जब सब्सिडी पे जाएगा वज़ीर ख़जाना अपने बजट में, और अगर ला पाया तो जाएगा। शब्बरज़दी का आपने अंजाम देगा, लेकिन शौकत तरीन शब्बरज़दी नहीं है। फिर उसके बाद वो तरक्याती काम पे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं कि तरक्याती काम होना चाहिए। तरक्याती काम का मतलब ये कि आपका बजट का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, जो हजम है वो बढ़ जाएगा, आपके अखराजात ज़्यादा होंगे तरक्याती काम के अंदर। फिर तीसरा काम वो कह रहे हैं समाजी काम। अब समाजी काम तो यहाँ हुआ ही नहीं है इन 3 वर्षों में, ना तरक्याती काम हुआ है कोई सिवाय सी पैक के। तो अब ये कैसे होंगे? पैसे, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? सूबे किस तरह कंट्रीब्यूट करेंगे? सूबे को क्या देंगे आप? और उसके बाद वो बात करते हैं रोज़गार की फराहमी की, कि रोज़गार की फराहमी, और आखिर में कहते हैं कि अगर हम 5% ग्रोथ रेट नहीं ला पाए तो पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़ है। ये एक बहुत बड़ा फतवा है, बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मुझे नहीं लगता कि 2 साल में अगर रहेंगे, क्योंकि तब्दीली की हुकूमत है तो शायद तब्दील हो जाएंगे, लेकिन अगर ये 2 साल रहे तब भी मुझे नहीं लगता कि इतना ह्यूज एजेंडा पूरा कर पाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, IMF हमेशा से जोर देता है कि इन डायरेक्ट जो टैक्सेस हैं वो लगाए जाएं, जबकि गवर्नमेंट अपने सियासी फ़ायदे के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस दिखाती है। ये टैक्सेस की जो गेम है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इसमें अवामी मफाद कहाँ पर होता है? ये ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा, और साथ ही साथ ये भी फरमाइएगा कि सब्सिडीज़ क्या आने वाले बजट में आवाम के लिए होंगी? अगर शौकत तरीन साहब हैं, जैसे भी NBC ने कहा कि वो हमेशा सब्सिडीज़ पर जोर देते हैं ताकि आवाम को रिलीफ दिया जा सके, उनकी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो हफीज़ शेख साहब से ज़रा मुख्तलिफ होती हैं। नहीं, मेरे दोनों सवालों के जवाब मेरे नहीं में हैं। यानी एक तो अवामी मफाद की जो आपने बात की, देखिए IMF अवामी मफाद नहीं देखता, ना कोई बैंकर देखता है। बैंकर जो है वो बिजनेसमैन होता है, काबिल होता है या नहीं होता ये तो मुझे नहीं पता, चालाक ज़रूर होता है। सही। तो वो उनको ये पता होता है कि पैसे कैसे बनाने हैं, अमीरों को फ़ायदा कैसे पहुँचाना है, ये सारी टेक्निक उनको आती है। अच्छा, लेकिन IMF, मैं आपका जवाब देने से पहले थोड़ा IMF पे ही बात करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से हमारे नाजरीन कभी कभी ये शिकायत करते हैं, ये प्रोग्राम पूरे मुल्क में देखा जाता है, देही इलाकों में भी, हर एक का तालीमी लेवल भी वो नहीं है, तो बाद लोग कभी कभी पूछते हैं कि जी IMF क्या है, ये मुआहदा क्या है। उसका थोड़ा सा 1 मिनट में मैं तो बैकग्राउंड बता दूँ। देखें, IMF कोई बैंक नहीं है, ये एक मालियाती इदारा तो है, लेकिन ये बैंक नहीं है। जिस तरह से वर्ल्ड बैंक है या एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो तरक्याती कामों के लिए लोन देते हैं। IMF मालियाती इदारा है, लेकिन ये तरक्याती कामों के लिए लोन नहीं देता, ये बैंक नहीं है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये बना था,
जिसको हम कहते हैं ना कि जो मनी सिचुएशन जो होती है, मॉनेटरी सिचुएशन जो होती है, अदायगी का बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह, उसको ठीक करने के लिए ये मदद करते हैं। अच्छा, अब IMF की जो प्रिस्क्रिप्शन होती है बुनियादी तौर पर ये बड़े मुल्कों को, अमीर मुल्कों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। अच्छा, शुरू में जब ये बनाया गया तो इन्होंने दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो यूरोप और दूसरे मुल्कों में भी थे मसाइल, इब्तिदा में कम थे इसके मेंबरान, ख़ास तौर पे जो सोशल ममालिक थे वो इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन अब इस 185 या 187 के करीब इसकी जो है टोटल मेंबरशिप है, विच इज़, इसका मतलब है कि तकरीबन सारे मुल्क इसमें शामिल हैं। लेकिन इनकी जो प्रिस्क्रिप्शंस होती है वो कभी भी अवामी मफाद की नहीं होती, वो एक आर्जी सहारा देते हैं हुकूमत को कि वो क्राइसिस से निकल आए। लेकिन कहीं भी कोई भी मिसाल ऐसी पेश नहीं की जा सकती कि पूरी दुनिया में इनके प्रोग्राम से हुकूमतों को तो फ़ायदा हुआ है, लेकिन अवामी मफाद के काम जो हैं बल्कि ये उल्टा उस पर छुरी चलाते हैं। किस तरह चलाते हैं? जैसे अब हम मुआहदे पे बात करते हैं, मुआहदा क्या है? इनके जो भी मुआहदे होते हैं, मुआहदे में जो इनकी शराइत होती हैं, उन शराइत में अवाम का ख्याल नहीं रखा जाता। उसमें उन शराइत में ये होती है कि जी आप, यानी बिल्कुल जैसे कोई आदमी को का कर्जा जब दिया जाता है ना, किसी शख्स को दिया जाता है, तो जो शराइत लगाई जाती हैं कि भाई आप अपनी आमदनी बढ़ाएं, अखराजात कम करें, अगर मेरे कोई गरीब रिश्तेदार हैं मैं उनकी मदद कर रहा हूं तो मुझसे कहा जाएगा जी आप उसकी मदद ना करें। तो बिल्कुल IMF यही करता है। तो अगर हुकूमत कोई गरीबों की मदद कर रही है, सब्सिडी दे रही है, सब्सिडी क्या है? सब्सिडी एक ज़र तलाफ़ी होता है जो दिया जाता है ताकि आवाम पर असर कम पड़े। IMF सबसे पहले इस पर टारगेट करती है कि जी आप सारी सब्सिडीज़ कम कर दें, ठीक है, टैक्स का जो है वो नेट बहुत बढ़ा दें, जिनको भी एग्जेम्पशन या जिनको अगर इस्तिस्ना है वो सारे ख़त्म कर दिए जाएं, जो बिजली अगर कहीं पर रियायती दी जा रही है तो बिजली की कीमतें बढ़ा दी जाएं। अच्छा, ये सब करते क्यों है? ये करते इसलिए हैं ताकि कहीं से हुकूमत की रिसोर्सेज बढ़ें। कहीं भी ये काम नहीं करेंगे कि जो मजमूई तौर पे जो पैसे खर्च हो रहे हैं, मसलन ये कभी भी ये नहीं कहेंगे जी आप असला ना खरीदें। क्यों नहीं कहेंगे? इसलिए नहीं कहेंगे कि जो जहाँ से असला खरीदा जाता है मगरबी ममालिक से, उनका नुकसान होगा। तो IMF ये नहीं चाहती कि उनका नुकसान हो, अवाम का बेशक नुकसान हो जाए, तो ये नुकसान करवाते हैं। इस मुआहदे पे ये शौकत तरीन साहब जो है वो नजरसानी करवाना तो चाह रहे हैं, लेकिन ये करवा क्यों नहीं पाएंगे? इसकी 2-3 वजह हो सकती हैं। मुख्तसर सर। जी बिल्कुल। इसकी एक वजह तो यह है कि हम इस वक्त हमारी मईशत जो है वो इस हालत में नहीं है। इससे पहले कोई हमने दर्जन भर प्रोग्राम लिए हैं, उसमें से सिर्फ 2 प्रोग्राम मुकम्मल हुए, 8-10 प्रोग्राम से हम निकल आए, लेकिन जब हम निकले तो हमारी मईशत बेहतर सूरत हाल में थी। अब इनके लिए मुमकिन नहीं होगा, IMF ने अगर मना कर दिया तो शौकत तरीन साहब के लिए मुमकिन नहीं होगा मईशत को देखते हुए कि ये निकल कर मईशत को सहारा दे सकें। फिर वही बात है जो शौकत तरीन खुद कह चुके हैं कि फिर अल्लाह हाफिज़ मईशत का। ठीक है, अतर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो जब मैंने शौकत तरीन साहब का बयान सुबह देखा, किसी ने मुझे भेजा तो मैंने पढ़ा, तो मैंने समझा शायद मुल्क के अंदर हुकूमत चेंज हो गई है। इस किस्म के बयानात तो वो देते हैं जो नई हुकूमत आती है। इसाक डार साहब के हवाले से इस तरह के बयानात दिए जाते हैं। तो मैंने तो जब इसाक डार साहब गए थे तब हम इस तरह के बयानात सुनते थे PTI से कि उन्होंने तबाह कर दिया, उनको ये नहीं पता था, उनको वो नहीं पता था। तो ये एक मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात थी कि एकदम से आके उन्होंने इस तरह का बयान दिया। दूसरी बात, उन्होंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए उसमें उन्होंने बात की, महंगाई की बात भी की, उसके अलावा उन्होंने इंटरेस्ट रेट की बात की, शरह सूद की बात की कि शरह सूद को जो है वो ऊपर ही रखा गया, नीचे नहीं लेके आए। वो किसने ऊपर रखा? वो स्टेट बैंक ने रखा। और जो वजीर खजाना है वो इन थ्योरी जो है उनका कोई कंट्रोल नहीं है स्टेट बैंक के ऊपर। स्टेट बैंक के हवाले से हमें पता है नई कानून साजी भी हो रही है, उसको बिल्कुल ऑटोनमस बॉडी बनाया जा रहा है। तो अब जो रजा बाकर हैं उन्होंने ही उस इंटरेस्ट रेट को ऊपर रखा था। तो आने वाले दिनों में इन दोनों की क्या वर्किंग रिलेशनशिप होगी, उस हवाले से भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो सकती है। क्या इनमें इख्तलाफात होंगे या पहले बैठा के मामलात को हल कर लिया गया? दूसरी बात यह है कि जो IMF के हवाले से उन्होंने बात की, उसका एक मकसद ये हो सकता है कि आप सियासी तौर पे एक बयान दे दें, पहले से शोर मचा दें कि नहीं जी ये बड़ा गलत है, ये है वो है। फिर जब आप उनसे बैठेंगे, उनसे बात करेंगे तो आपको एक तरह से लीवरेज मिलेगी। लेकिन टू बी ऑनेस्ट जाती तौर पे मुझे मायूसी हुई है कि हर वजीर खजाना जो इस हुकूमत का आ रहा है, पहले असद उमर साहब आए, उनके ऊपर इल्जामात लगे कि उन्होंने तबाह कर दिया, फिर नए साहब आए, उसके बाद एक और साहब आए, अब एक और साहब आ गए। तो ये जो एक पॉलिसी होनी चाहिए, एक जो कोहेरेंट पॉलिसी होनी चाहिए हुकूमत की, वो मुझे कहीं लैकिंग नजर आ रही है। और अब मुझे तो ये खदशा पैदा हो गया कि वजीर खजाना के जाने के बजाय ये ना हो कि हुकूमत खुद ही रिजाइन कर दे। और मैं सीरियसली कह रहा हूं, साल एक पहले रिजाइन कर दे और कह दे कि जी हमें काम नहीं करने दिया गया, पॉलिसीज ऐसे थी, IMF का मसला था, ये था वो था, हमें दोबारा मैंडेट दें। तो अब अगर शौकत तरीन साहब गए तो मुझे लगता है कि उसके साथ हो सकता है हुकूमत भी जाए। ठीक है, आसमा आपकी तरफ आने से पहले मैं जुनैरा का कमेंट ऐड कर लूं। जुनैरा, आप क्या कहना चाह रही हैं?
एक तो अथर जो बात कर रहे हैं स्टेट बैंक को ऑटोनमस बॉडी बनाने की, उस पर बहुत शोर मचा था और वो इन्होंने इरादा तर्क कर दिया है, दैट इज़ नॉट हैपनिंग। बट जो मेजर कैरेक्टर है रज़ा बाकिर का, उसके बारे में उतनी बात नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए थी। वो यहाँ आने से पहले IMF के बिहाफ पे ही मिस्र की इकॉनमी के साथ जो कुछ करके आए हैं उसके बारे में बात होनी चाहिए। क्यों हमारी इकॉनमी के सर पे लोग प्लांट कर दिए जाते हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता पहले पाकिस्तान की इकॉनमी से? क्या हमारे अंदर के लोग ख़त्म हो गए हैं? दिस इज़ द रियल क्वेश्चन। ये जो इकोनॉमिक हिटमैन होते हैं, जब तक ये आके आपकी स्ट्रैटेजी को डे इन डे आउट चेंज करते रहेंगे, आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी। सो देयर आर मेजर कंसर्न्स ओवर द पीपल हु आर हेडिंग स्टेट बैंक, और जो बार बार आप अपने बंदे अंदर से चेंज कर रहे हैं, इसलिए आपको कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी की। ठीक है आसमा, क्या हुकूमत के लिए आसान होगा IMF से मुआहदे की शराइत पर नज़रसानी करना? देखिए जी, ये तो बेसिकली मुझे हम स्टेट बैंक बीइंग ऑटोनमस डिस्कस करें, मुझे तो लग रहा है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी कोई ऑटोनमस एंटिटी है जो कि पैरेलल गवर्नमेंट से चल रही है, और वो जैसे तब्दील होती है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। एक गवर्नमेंट की कोहेरेंट पॉलिसी होती है। हमें ये बताया गया था कि हम IMF में इस वजह से जा रहे हैं कि वो इकोनॉमी को एक स्टेबिलिटी और एक स्ट्रेंथ देगी, जहां पे फॉरेन इन्वेस्टर सिक्योर फील करेगा, ज्यादा महफूज फील करेगा इन्वेस्ट करने के लिए, हमारे पास डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ेगी, उससे हमारी इकोनॉमी सस्टेन कर जाएगी। लेकिन उस डायरेक्शन में तो अभी इनके भी विजन में मुझे कुछ ऐसी फिनोमिनल मेजर्स इनकी लेते हुए नजर नहीं आ रहे। और आप कॉन्ट्रडिक्ट इस डायरेक्शन में जितने भी इनके वजीर खजाना आए हैं, वो एक दूसरे की पॉलिसीज को कॉन्ट्रडिक्ट ही करते रहे। मगर कोहेजन कहाँ है, कंसिस्टेंसी कहाँ है, प्लान कहाँ है, जिसे लेके गवर्नमेंट ने चलना है। वजीर खजाना गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, वो कोई पैरेलल एंटिटी नहीं चल रही। साथ ही गवर्नमेंट है और वजीर खजाना है, और दोनों आपस में पैरेलल जा रहे हैं, और एक का एक विजन है और एक का दूसरा विजन है, और जैसे वजीर खजाना तब्दील हो गया, पूरा विजन तब्दील हो गया। दिस इज नाउ हाउ द थिंग्स गो, दिस इज नाउ हाउ द थिंग्स हैपन। आपने यही एम रखा था कि ये अगर हमारा हम बहुत से IMF के प्रोग्राम ले चुके हैं, लेकिन ये हमारा आखिरी होगा। इसमें हम खुद इकोनॉमी को इतना सस्टेन करवा लेंगे कि उसके बाद हमें इस किस्म की बैसाखियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसमें तो हम कंसिडरेबली फेल हो रहे हैं। हम उस डायरेक्शन में हमने अपने गोल्स ही नहीं सेट किए, ना गोल्स को अचीव करने के लिए हमारी कोई एक प्लानिंग नजर आ रही है। We are going in circles again and again and again. तो इस लिहाज से ये एक इसको रीनेगोशिएट करने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। जो पॉइंट्स हाईलाइट हुए हैं, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि उस पर होनी चाहिए बात। लेकिन गवर्नमेंट का विजन कहाँ है इस पूरी चीज में? वो कौन सा विजन हमें सामने टेबल कर रहे हैं, या वजीर खजाना के साथ हमारे सारे गोल तब्दील हो गए? स्ट्रेटजी हमें लैक होती हुई नजर आ रही है। आपका ये कहना है नाज़रीन। इसके साथ ही मुझे एक ब्रेक की जाए, वापस आकर दीगर मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत GSP प्लस स्टेटस पर नज़रसानी की करारदाद पर गौर किया गया। यूरोपीय ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इन ममालिक में आला सतही वफूद भेजने का फैसला किया गया है। इजलास में बताया गया कि GSP प्लस स्टेटस ख़त्म होने से पाकिस्तान को सालाना $3 अरब का नुकसान हो सकता है। हमारा सवाल ये है कि क्या हुकूमत इस हवाले से दुरुस्त फैसले करने में कामयाब हो पाएगी? डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इनके दुरुस्त फैसले ये कम ही कर पाते हैं। तो जवाब तो मेरा स्ट्रेट नहीं में है। सही। लेकिन इसकी अब थोड़ी सी तफसील पे बात करनी पड़ेगी कि यूरोपियन यूनियन है क्या, और वो करारदाद क्या है, और करना क्या चाहिए। देखें, यूरोपियन यूनियन 27 मुल्कों का एक ब्लॉक है, और वो सिर्फ ब्लॉक नहीं है, बल्कि वो ऐसा ब्लॉक है कि जो हमारा मेजर ट्रेड पार्टनर है, बड़ा तिजारती हमारा पार्टनर है। अच्छा, बड़े तिजारती पार्टनर का मतलब ये है कि जितना हम वहाँ पर चीज़ें बेचते हैं वो अमेरिका से दुगनी है अगर उसकी आप वैल्यू देखें, और चीन के मुकाबले में 3 गुनी है। यानी हम हमेशा अमेरिका और चीन के गुण गाते रहते हैं। पहले हमने अमेरिका की खिदमत की, अब हम चीन के साथ लगे हुए हैं। लेकिन ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि यूरोपियन यूनियन में जितनी हम चीज़ें बेचते हैं वो चीन से 3 गुना ज़्यादा हम बेच रहे हैं, और अमेरिका से दुगनी ज़्यादा बेच रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर वहाँ ताल्लुकात ख़राब हुए और वो वाकई में पाबंदियाँ लगीं,
तो उसका हमें बड़ा नुकसान होगा। और वो करारदाद है क्या? अच्छा, करारदाद बड़े पैमाने पे यानी मंजूर हुई है। उसके जो टोटल वोट थे मेरा ख्याल है कि 662 वोट जो है वो करारदाद के हक़ में आए और सिर्फ जो 3 वोट थे वो उसकी मुखालफत में आए। तो ये किसी एक आध मुल्क का किया धरा नहीं है, ये पूरा यूरोपियन पार्लियामेंट और पूरे सारे जितने यूरोपीय ममालिक हैं वो सब इसमें शामिल है। दिस इज़ वेरी सीरियस। तो इसको अगर हम नज़र में रखें तो अब थोड़ा सा GSG जो जनरल स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस है उस पर भी हम बात करते हैं। GSP क्या है? अच्छा, ये हमें मिला था 2014 में, और जब 2014 में जब मिला उसके लिए ग्राउंड वर्क जो है वो पीपल्स पार्टी की पिछली हुकूमत करके गई थी। और मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के जो 2 बड़े कारनामे थे उनमें से एक बड़ा कारनामा यह था, एक तो 18वीं तरमीम उनका बड़ा कारनामा था, और दूसरा ये GPS के लिए जो इब्तदाई उनकी सारी रिक्वायरमेंट थी वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ग्राउंड तैयार करके गई 2013 तक, और 1 जनवरी 2014 से वो नून लीग की गवर्नमेंट में वो इम्प्लीमेंट हुआ। अब पिछले 6-7 साल में हमने इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। हमारे जो ताजिर हैं, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल्स हैं, और सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है टेक्सटाइल, सबसे ज़्यादा जो हमारी टोटल एक्सपोर्ट है उसका 2/3 यानी अराउंड 65% जो है वो यूरोपियन यूनियन में जाता है। तो ये करारदाद जो है वो ये इसके बड़े हमारे सामने नुकसानात हो सकते हैं। अच्छा, अब ये हुकूमत में ये क्यों कह रहा हूँ कि ये दुरुस्त फैसला कर नहीं पाएगी, क्योंकि देखिए उनकी नाराज़गी किस चीज़ पर है। उनकी नाराज़गी इस चीज़ पर हुई है कि इन्होंने इमरान खान साहब ने बगैर सोचे समझे फ़ौरन उसको हॉलोकॉस्ट के साथ मिला दिया। अच्छा, अब एक हॉलोकॉस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें मिलियंस ऑफ जूस यहूदी जो थे वो मारे गए थे वहाँ पर, और उसके पूरे सॉलिड एविडेंस प्रूफ सारे मौजूद हैं कि इतना यहूदियों के साथ जुल्म हुआ था। अब आप अगर हॉलोकॉस्ट इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू, उस इतने सेंसिटिव चीज़ों को नहीं छेड़ना जी, बगैर सोचे समझे उस पर उठा देना, उस पर वो जिसको कहते हैं ना कि उनमें बिल्कुल जैसे आग लग गई। उन्होंने कहा कि ये आप क्या बात कर रहे हैं, आप बगैर सोचे समझे ये बात कर रहे हैं, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। और यही इसकी एक वजह थी कि सबने मिलकर उस करारदाद की हिमायत की। अब इनको करना क्या चाहिए था? अभी करना ये चाहिए था कि अगर कहीं पर तशद्दुद हो रहा है, देखें 55-57 ममालिक हैं, कहीं पर सफ़ीर निकालने के मुतालबे नहीं किए जा रहे, कहीं तोड़फोड़ नहीं हो रही, कहीं तशद्दुद नहीं हो रहा, कहीं इस तरह के नारे नहीं लगाए जा रहे, तो वो 55-57 इस्लामी मुल्क हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो इंतहा पसंदी का रुझान है वो हमारे यहाँ पाया जाता है। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है। तो उस इंतहा पसंदी को बजाय कर्टेल करने के, उस पर बात करने के, अभी थोड़ी देर पहले अली अहमद खान साहब जो हैं वो टीवी पर कह रहे थे कि वो तो हमारे भाई हैं। अच्छा, जब ये आप इस तरह की बातें करेंगे तो ये इसको टैकल करने का तरीका आपके ख्याल में मुख्तलिफ होना चाहिए, वो सही नहीं था। अब ये कह रहे हैं कि हम जो है वो लोग भेजेंगे यूरोप में। अच्छा, जब आप लोग भेजेंगे ये घूम फिर के आ जाएंगे, आपके सिफारत खाने वहाँ मौजूद हैं, सिफारत खानों को लगाएं कि वो आपके बिहाफ पर एडवोकेसी करें, लोगों को भेजकर घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नासिब इकचुगताई साहब मुझे बता दिए डॉक्टर साहब ने आपको पूरा बैकग्राउंड क्या कौन क्या चीज़ है। मैं आपके सवाल पर आऊँगा सीधा कि जब ये करारदाद तैयार हो रही थी तो हमें इल्म नहीं था, जब ये करारदाद पेश हो रही थी तो हमें इल्म नहीं था, जब इस करारदाद पे तकरीर हुई तो हमें इल्म नहीं था, जब इस करारदाद पे रायशुमारी हुई तो हमें इल्म नहीं था, जब ये मंजूर हो गई तो हमें इल्म नहीं था। हम कहाँ थे? हम कहाँ खड़े थे? हम क्या गूंगे बहरे हैं? सुम बुकमुम हैं हम लोग, हम कुछ नहीं कर सकते। जब ये आ गया कि ये हो गया तो हम दौड़े और हमने 4 घंटे में बड़े फैसले कर लिए। 4 घंटे में फैसले कर लिए कि कानून साजी के लिए क्या क्या चीज़ें पार्लियामेंट में जाएंगी, वो फैसले कर लिए हमने। गुमशुदा लोगों का मसला है, जबरी मज़हब की तब्दीली का मसला है, मॉब लिंचिंग का मसला है, इस पर हमने कानून साजी का बात कर लिया हमने। ये पहले क्यों नहीं किया आपने? इसलिए कि पहले आपको पता ही नहीं था क्या हो रहा है, आपको कश्मीर में पता नहीं था क्या हो रहा है, आपको मोदी का पता नहीं था क्या हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं भाई? जब 5 अगस्त का वाक़या हुआ जब नहीं गए आप, जब करारदाद पेश होने वाली थी तब चले जाते, बिल्कुल जाना चाहिए था। वज़ीर ख़ारजा तुर्की जा सकते हैं, बेल्जियम भी जाते हैं। आपको पता है कश्मीर सेंटर कहाँ कहाँ बंद हो गए हैं? असल बता देंगे आपको, ये कश्मीर सेंटर यूरोप में कहाँ कहाँ बंद हो चुके हैं, जो बॉस काम कर रहे थे। तो मैं तो अजीब सूरत हाल में हूँ। अतर जो बात कर रहे थे वो सुन के मुझे ज़रा सा वो हुआ, तशवीश भी हुई कि ये असम्बली न तोड़ दें। लेकिन इनकी हरकतें जो हैं, जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं, प्राइम मिनिस्टर को जब मालूम हुआ कि भाई करारदाद मंजूर हो गई है तो उन्होंने मीटिंग बुला ली, मीटिंग ने फैसले कर दिए। उसके बाद फिर आप शुरू हो गए हॉलोकॉस्ट के ऊपर और दूसरे इशूज़ के ऊपर। नहीं चलता इस तरह कारोबार मुमलिकत का।
आपको तो आपके सिफारतखाने ने नहीं बताया, सबको डिसमिस कर दें, जैसे सऊदी अरब में किया है आपने। वो भी तो किया ना सफ़ीर को, उसको भी उठाएं वहाँ से यूरोपीय यूनियन से और पाकिस्तान वापस लाएं और दुर्रे मारें उसको आप। तो तुम्हें पता क्यों नहीं था इस बात का? ये अगर पता था तो आप चुप रहे, तो मुजरमाना खामोशी। मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोसनाक है ये और बहुत ख़तरनाक है ये। ठीक है, अतर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो करारदाद मंजूर हुई है उसके अंदर कुछ चीजें तो हैं जिनका जिक्र भी यहाँ पे हुआ। उसमें एक जोड़े का, मसीह जोड़े का जिक्र है, उनके केस के हवाले से जिक्र है, लेकिन वहां पे काफी ज्यादा बहस भी होती रही। मेरी खुद MEPs के साथ बात हुई जो साबका MEPs हैं, जो इस सारे प्रोसेस का हिस्सा भी रहे हैं, और वो भी ये कह रहे थे कि इस दफा जितनी पाकिस्तान की मुखालफत में वोट पड़े हैं ना, होता ये कि अगर किसी मुल्क के हवाले से कोई करारदाद आएगी तो 300 वोट मुखालफत में पड़ जाएंगे, 200 वोट हक में पड़ जाएंगे। तो इस दफा तो 600 से ज्यादा जो है पाकिस्तान की मुखालफत में पड़े और सिर्फ 3 लोगों ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरोपीय यूनियन के अंदर ये सब तमाम जो ममालिक हैं, ये जो MEPs होते हैं, ये इलेक्टेड लोग हैं। ये यूरोप की आवाम की आवाज है कि आप लोगों का जो तर्ज अमल है वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। उसमें वहां पे जो बहस होती रही उसमें यह भी जिक्र आया कि क्या किसी और मुल्क में भी इस तरह के मुतालबे हुए, फ्रांस के सदर के ऊपर इस तरह अटैक किए गए उनकी क़यादत की जानिब से। हमारे एक वफाकी वजीर का नाम है इस करारदाद के अंदर कि ये वफाकी वजीर असेंबली के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि लोगों की गर्दनें काट देंगे। ये हमारे वफाकी वजीर का नाम है। तो जब इस तरह की वहां पे बातें हुई तो उन्होंने कहा जी किसी और इस्लामी मुल्क में इस तरह की बात नहीं है, अगर इस तरह का कोई कानून है किसी और इस्लामी मुल्क में है, उन्होंने कहा नहीं है। फिर उन्होंने कहा ये इस्लाम का मसला नहीं है, ये पाकिस्तानियों का मसला है, ये पाकिस्तानियों की जुनूनियत है और हमने इसको टैकल करना है। तो जिस तरीके से वजीर आजम साहब ने हैंडल किया और सारी हमारी काबीना ने हैंडल किया, हमारी जो इंसानी हकूक की वजीर हैं वो फ्रांस के सदर के ऊपर डायरेक्ट ट्वीट्स कर रही हैं, क्या इस तरह सफारतकारी होती है? एक वफाकी वजीर को ये ज़ेब देता है कि वो किसी दूसरे मुल्क के सदर के ऊपर जाती हमले करें, आपने एहतजाज करना है तो उसका एक सफारती तरीका है। जो मौकिफ है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, पूरी कौम उसके पीछे खड़ी है। जो मौकिफ है कि इस हवाले से कानून साजी होनी चाहिए और ये जो कभी अमल है, ये जो गुस्ताखी होती है यूरोप से, ये रुकनी चाहिए, इस पे किसी को इख्तलाफ नहीं है। लेकिन इनका जो तरीकाकार है वो बहुत इमेच्योर रहा और उससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है जुनैरा, हम एथिकली लैग कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे। एथिकली लैग करना तो बहुत छोटी बात है सलमा। मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी ताइफ का। सारे जानते हैं कि ताइफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उन्होंने पत्थर मारे, लड़के पीछे लगा दिए, वो खून में नहा गए। उनकी जूतियों के बारे में कहते हैं वो खून से भर गई थीं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और खुदा ने उनसे कहा कि मैं इन दोनों पहाड़ों को टकरा के इन लोगों को तबाह कर देता हूँ जिन्होंने आपके साथ ये सलूक किया है। डायरेक्ट खुदा अल्लाह ताला बीच में आए हैं तो नबी करीम फरमा रहे हैं कि नहीं हो सकता है, आप इनको दरगुजर करें, इनकी नस्ल में से कोई ऐसा निकल आए जिसे मेरी बात समझ में आ जाए। और वही हुआ। फतेह मक्का के बाद ताइफ में से कैसे कैसे लोग निकल के आए और इस्लाम की उन्होंने क्या खिदमात की। अब ब्लास्फेमी जितनी बड़ी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उनके सामने हो रही थी, उनका तो हक बनता था कि वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कहते कि हाँ जी इन्हें तबाह कर दें। आप उनका विजडम देखें कि उन्होंने कहा कि इनको समझ नहीं आ रही है मेरी बात की, इनको पहले समझ आ लेने दें, आगे नस्लों में बात चलेगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हम क्या कर रहे हैं, एक तो हम बात समझा नहीं रहे, दूसरा हम उनको बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल एक्ट करके दिखा रहे हैं, तीसरा हम टेरराइज कर रहे हैं दुनिया को, और चौथा हम स्टबन हो रहे हैं। सारी चीज़ें हम तब करते हुए बहुत अच्छे लगते थे अगर हम कोई बहुत अमीर कबीर मुल्क होते, हमें किसी की ज़रूरत ना होती, 22 करोड़ आवाम के लिए यहाँ पर दूध की नहरें बह रही होती। हमारे वज़रा को सिवाय अपना जो एक प्यार है नामूस रसालत के लिए, उसको हाईलाइट और ग्लोरीफाई करने के कोई काम ही नहीं है। उनको कोई परवाह नहीं है कि मुल्क की क्या हालत होती है। सो सबसे पहले तो वी नीड टू एड्रेस द इशू कि ब्लास्फेमी हो क्यों रही है, हमारे किरदार ऐसे हैं, दुनिया में इस्लाम का जो इमेज है वो ख़राब हमारी वजह से हुआ है, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। और अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप उन्हें दलील से कायल करें कि ये तरीका गलत है और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा, ये 2 सालों में नहीं होगा। थर्ड, हमारे वज़ीर आज़म जब तक ट्विटर के ऊपर और तकरीरों के ज़रिए पॉलिसी और सब कुछ अपना जो स्टांस है मुल्क का देने की कोशिश करते रहेंगे, यही कुछ होगा।
वेयर इज़ योर फॉरेन ऑफिस? NBC ठीक कह रहे हैं, एक एक बंदा यूरोपियन पार्लियामेंट में बैठा हुआ एक एक यूरोपीय मुल्क की नुमाइंदगी करता है। आपने सबको मैसेज दिया है कि सड़कों पे जो पाकिस्तानी हैं वो भी टेररिस्ट हैं, जो हमारे पार्लियामेंट में लोग हैं वो भी एक्सट्रीमिस्ट हैं, और हमारे वज़ीर आज़म भी चीज़ों को ऐसे ही लेते हैं। सो मेरे ख्याल है बहुत मिस हैंडल हुआ है, और आई डोंट नो वेयर थिंग्स आर गोइंग। ठीक है आसमा, हुकूमत से क्या उम्मीदें हैं? देखिए जी, मैंने तो पहले भी अगर आपको याद हो जब हमारी डिस्कशन हुई थी तो मैंने यही कहा था कि हम इसको बहुत ही माइक्रोकॉज्म में देख रहे हैं, हम तो बड़ा कैनवस देख ही नहीं रहे। हम इसको अपनी लोकल पॉलिटिक्स और अपनी इसके अलावा हम इसका कैनवस इससे बहुत बड़ा है। और मेरे पैनल में हम लोग यहाँ पे हम लोग तकरीबन हम ही थे, और उस वक्त भी मुझे इतना सीरियस नहीं लिया गया। मैं उस वक्त भी कह रही थी कि इसका इम्पैक्ट बहुत वाइड होगा। आप यूरोप यूनियन की बातें जो इस वक्त हम कर रहे हैं वो क्यों हुआ है? वो इस वजह से हुआ है कि ब्रेक्जिट के बाद आपकी यूरोपियन यूनियन की डिपेंडेंस जर्मनी और फ्रांस पे बहुत बढ़ गई है। वो बेसिकली दे आर इन कमांड एक्चुअली। वो यूरोप यूनियन का बेसिकली जान स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तो है ही, लेकिन जो यूरोप यूनियन को एक उसकी रूह है ना इस वक्त, या शोल्डर आप कह लें, वो ये दो कंट्रीज हैं। तो इनकी डिपेंडेंस तो है। जब आपका इस तरह से एक चीज ओवरब्लोन होगी और फिर उसको एक ओवरब्लोन तरीके से हैंडल किया जाएगा तो पूरी दुनिया की अटेंशन तो उस तरफ आनी थी। दूसरी ये है कि कंसर्न जेन्युइन है। मैं फिर यही कहूंगी कि हमारी कंसर्न जेन्युइन है। इस्लामोफोबिया इज अ रियलिटी। वो ये कुछ एक इमेजिनरी चीज नहीं है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं और इसका इम्पैक्ट भी होगा, मगर इसको एड्रेस करने के लिए कुछ लॉजिकल तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मुझे खान साहब की अप्रोच इस बारे में बेहतर लगती है कि वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाके बात करते हैं, जहाँ पे अभी बात हुई कि हम हॉलोकॉस्ट का नाम क्यों लेते हैं। हॉलोकॉस्ट इज एन इवेंट इन द हिस्ट्री। उस पे किसी की इजाजतदारी नहीं है कि उसका नाम हॉलोकॉस्ट का मेंशन नहीं किया जा सकता या बात नहीं की जा सकती। यही बात हमने उन्हें बतानी है दुनिया को कि इन दोनों चीजों में जैसे आप इस बात से हर्ट होते हैं वैसे हम भी हर्ट होते हैं, लेकिन उसको बताने का तरीका, जिस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा इवेंट हुआ, ये गलत था। हमने बहुत एक नेगेटिव अटेंशन अपने तरफ अट्रैक्ट कर ली इस पूरी सिचुएशन के साथ। और इसमें मैं दोनों पार्टीज को अकाउंटेबल कंसिडर करती हूँ कि गवर्नमेंट ने भी बहुत ही एग्रेसिवली और बहुत ही कुछ रैशनल नहीं बनता इस पूरी सिचुएशन का। इस तरीके से ये जिस डायरेक्शन में ये गया, ये क्यों इस तरीके से हैंडल किया गया, कि बहुत ही सडन तरीके से बेसिकली एवरीबॉडी वाज सेइंग द सेम थिंग बट दे वर शाउटिंग अबाउट इट। यही हुआ ना। ठीक है, बात सारी की सारी है कि हमने खुद ही इस मामले को इतना गलत हैंडल किया कि पूरी दुनिया की अटेंशन बढ़ गई, और इससे अब और भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस अभी दरमियान में आपने हमारे नेबर्स की एंट्री भी देखी, फिर अब ये भी देखा। इसका कैनवस उसी वक्त इट वाज अलार्मिंग कि ये किस हद तक ये फुल ब्लोन हो सकता है। और ये फ्रांस और की तरफ से यूरोप यूनियन में ये चीज इट वाज कुकिंग ऑलरेडी। अगर आप उनके थिंक टैंक्स देखें या उनकी न्यूज़पेपर्स या उनके आर्टिकल्स जिस डायरेक्शन में वो जा रहे थे, ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। बिल्कुल NBC से एग्री करती हमें दलील के साथ बात करना होगी तो मामला हल हो जाएगा। महसूस की तो हम यहाँ पे भी कह रहे थे कि ये वाइब्स मैं महसूस कर सकती हूँ। तो आपके जो यहाँ पे पूरी एक थिंक टैंक आपकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए बैठा हुआ है, आपका फॉरेन ऑफिस है, व्हाई डोंट यू पिक दीस वाइब्स? ठीक है नासिर चुगताई साहब, इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल आखिर में कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने हमेशा एक बात की कि मैं मगरिब को बेहतर तरीके से समझता हूँ, लेकिन उसके बावजूद उनका रवैया टुवर्ड्स मगरिब या उनकी काबीना का रवैया अगर मगरिब के हवाले से देखा जाए तो वो समझ से कुछ बाहर है, जिसका नतीजा इस वक्त हम देख रहे हैं। क्या इस रवैये में तब्दीली की ज़रूरत नहीं है? नहीं, खान साहब मगरिब को नहीं समझते। पहली बात तो ये, खान साहब सिर्फ लंदन में रहे और वहाँ भी क्रिकेट मैच खेलते रहे या शादी कर ली उन्होंने वहाँ पर। उसके अलावा मगरिब में नहीं गए वो। मगरिब क्या है? मगरिब यूरोप है। मगरिब यूरोप है, मगरिब फ्रांस है, बेल्जियम है, ये है। तो असल में बात ये है कि अब आप मगरिब को धोखा देने की कोशिश करेंगे तो मगरिब स्ट्राइक बैक करेगा। अगर आप उस दिन जिस दिन शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम आज ये करेंगे, कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, वो पूरा मैप था, एक मास्टर प्लान था।
उसको इम्प्लीमेंट कर लेते तो शायद ये नहीं होता। लेकिन आपने एक बार फिर डॉज देने की कोशिश की और उसको डेफर कर दिया आपने, और कहा भी देखते हैं 30 दिन उस पर लगेंगे, 60 दिन फला में लगेंगे, फिर अपील होगी, और कल जा घबरा कर आप कह रहे हैं कि हम रेफरेंस में जा रहे हैं, हम रेफरेंस पेश करने जा रहे हैं। तो ये बातें, हुकूमत ऐसे नहीं होती है, हुकूमत इस तरह की नहीं होती है। जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, फैसला कर लें। मैंने पहले भी कहा था सलमा एक जुमला मैंने पहले भी कहा था कि मक्का की इस्लामी कॉन्फ्रेंस और पुत्रा जाएगी इस्लामी कॉन्फ्रेंस। नासिर बिग चुगताई साहब, मैं बहुत माजरत चाहूँ, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। नाजरीन इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।